Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. लास्ट हम लोगों ने सेक्शन 7(1)(a) कर लिया था, मतलब कि हमने शेड्यूल 2 कर लिया था। आज की क्लास में हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 करेंगे और इसमें शेड्यूल 3 देखेंगे। शेड्यूल 3 किसकी बात करता है? शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट की बात करता है। नेगेटिव लिस्ट क्या होती है सर? नेगेटिव लिस्ट होती है सर, इसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस लिखे हैं जिन्हें ना तो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा और ना तो सर्विसेज का सप्लाई माना जाएगा। और अगर ट्रांजैक्शन को गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई नहीं माना जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब नेगेटिव लिस्ट के अंदर सर वो ट्रांजैक्शन लिखे हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं, ठीक है ना। नॉन टैक्सेबल मतलब जिनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, उन ट्रांजैक्शन को नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाला गया है। सर्टेन सप्लाईज विल बी नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड Certain supplies will be neither a supply of goods nor a supply of services. The law lists down matters which shall not be considered as a supply for GST. This list includes activities or transactions in Schedule 3, that is negative list. सबसे पहला, services by an employee to an employer in the course or in relation to his employment. तो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए उसे सैलरी मिलता है, उस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आता है, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जितने भी कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल हैं, इनका काम क्या है सर? ये फीस कलेक्ट करते हैं और उस फीस के बदले में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की सर्विसेज देते हैं। दो लोगों में डिस्प्यूट है तो वो लोग अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने के लिए कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट इस बात की फीस कलेक्ट करता है, तभी वो आपका केस लिस्ट डाउन करता है। तो जो फीस कोर्ट ले रहा है आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आता है, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमपीज, एमएलएस, the duties performed by a person who holds any post in pursuance of the provisions of the constitution. In that capacity, the duties performed by specified persons in a body established by the central state government or the local authority not deemed as an employee. क्या बोल रहा है? कह रहा है सर एमपी एमएलएस जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके लिए उनको गवर्नमेंट फीस देती है, सैलरी देती है, और आपको पता है वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में जाती है, ठीक है ना। तो जो एमपीज एमएलएस फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, एमपीज हैं, एमएलएस हैं, ठीक है ना, मिनिस्टर्स लोग हैं। जब मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आ गए, आपके चीफ मिनिस्टर आ गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के चलते अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं और इनको जो कंसीडरेशन मिलता है, इनको जो कंसीडरेशन मिलता है गवर्नमेंट से, इनको जो कंसीडरेशन मिलता है गवर्नमेंट से, उसे बेसिकली आप सैलरी बोलना चाहो सैलरी बोलो, उसे आप फीस बोलना चाहो फीस बोलो। तो सर ये जो इन्होंने पब्लिक अथॉरिटी के रूप में जो सेवाएं दी हैं, उस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लेते हैं कोई एक्टर है, मान लेते हैं कोई एक्टर है से सनी देओल, ठीक है ना। सनी देओल जी हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं ये, ठीक है ना। सनी देओल जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब सनी देओल एज अ एमपी जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एज अ एमपी जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। मतलब इस फंक्शन को सप्लाई ही नहीं मान रहे हैं। ये जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ये सप्लाई नहीं है, ना तो ये गुड्स की सप्लाई है, ना तो ये सर्विसेज की सप्लाई है, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। लेकिन सनी देओल एज अ एक्टर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जो काम करेंगे, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा।
ठीक है ना। तो अब ये कोई मूवी वगैरह करते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, या गवर्नमेंट के लिए ही कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं और पैसा चार्ज करते हैं, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ये जो सनी देओल एज अ एमपी अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और उसके लिए गवर्नमेंट से जो फीस मिलेगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन एज अ सनी देओल जब अपना एज अ एक्टर अपना प्रोफेशन रन करेंगे तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर। इसके बाद सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेप्ट सेल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रीमाइसेस वेयर द part or full consideration is received before the issuance of the completion certificate before its first occupation whichever is earlier। तो कहता है कि सर अगर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हो रही है, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग हो रही है आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर रिसीविंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, आफ्टर रिसीविंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो इस केस में यह सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर आपको कंसीडरेशन रिसीव हो रहा है, चाहे पूरी तरीके से चाहे पार्टली, बिफोर रिसीविंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बिफोर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तो उस केस में यह सप्लाई है। और सर लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था यह सप्लाई कहां बताई गई थी? सर इसे सप्लाई बताया गया था सेक्शन 7(1)(a) के अंदर। 7(1)(a) क्या था सर? सर 7(1)(a) हमारे लिए स्केड्यूल 3 की बातें कर रहा था और स्केड्यूल 2 की बातें कर रहा था और स्केड्यूल 2 में क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि सर इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। मैंने आपको एग्जांपल भी देके बताया था कि अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले अगर डेवलपर आपसे पैसे लेता है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है, और एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तैयार किए हुए रेसिडेंशियल यूनिट्स, कमर्शियल यूनिट्स वो आपको सप्लाई करता है, तो उसे फिर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है और वो जीएसटी में कवर नहीं होती है। क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने कंसीडरेशन दिया है, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आपने कंसीडरेशन दिया है, चाहे तो होल कंसीडरेशन दिया है चाहे पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन दिया है, दोनों ही केसेस में इसे सप्लाई माना जाएगा। और जहां पर आपको कंसीडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिला है तो उस केस में ये सप्लाई नहीं होती है, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर। अगला आता है एक्शनेबल क्लेम। तो मैंने जब आपको गुड्स का डेफिनेशन बताया था तो मैंने वहां पर एक्शनेबल क्लेम का जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि एक्शनेबल क्लेम्स गुड होते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन स्केड्यूल 3 ने क्या किया हुआ है? स्केड्यूल 3 ने एक्शनेबल क्लेम्स को जीएसटी के एम्बिट से बाहर कर दिया है। तो एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अगर एक्शनेबल क्लेम लॉटरी है, एक्शनेबल क्लेम बेटिंग है, एक्शनेबल क्लेम गैम्बलिंग है, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के अलावा कोई एक्शनेबल क्लेम है वो गुड तो होता है लेकिन उसे सप्लाई नहीं मानते हैं, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। इसके बाद अगला आता है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम और द मॉर्चरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। तो इंसान के जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है ना, अब जब आदमी नहीं रहता है, दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो उसे जलाया जाता है, दफनाया जाता है, पाठ पूजा करी जाती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है घर से, हॉस्पिटल से, शमशान घाट तक। तो इस प्रोसेस में जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं, इन सर्विसेज को जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा हुआ है। इनके ऊपर कोई भी
जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि जब आप डिसीज का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। आप शमशान घाट पे बॉडी को बरी करेंगे या फिर आप उसको फायर देंगे तो उधर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उस पेमेंट पे, उस फीस पे भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस was the transactions which are mentioned in schedule 3. total there are 6 transactions। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, वहां पर जीएसटी नहीं लगता है। कोर्ट ट्रिब्यूनल फीस जो सर्विस, कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो उनको पोस्ट मिली है उसके तहत अगर कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अगर आप लैंड और बिल्डिंग की सेल करते हो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अगर एक्शनेबल क्लेम्स लॉटरी है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है तो जीएसटी लगता है। और जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं इंसान के, क्रेमेटोरियम हो गया, आपका बरियल हो गया, फ्यूनरल हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज हो गया, इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। अब 7.2 का ही जो बी पॉइंट है वो कहता है एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन्स। ये हमने सेक्शन 15(5) में पढ़ा था। एंड हेंस एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विदाउट द कंसीडरेशन वुड बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। तो बिना कंसीडरेशन के अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ गुड्स सप्लाई करता है, कुछ सर्विसेज सप्लाई करता है तो वो सप्लाई बन जाती है एज पर शेड्यूल 1। However, gifts not exceeding rupees 50,000 in value in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or services or both। ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टेलीविजन गिफ्ट किया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टेलीविजन गिफ्ट किया। ठीक है ना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टेलीविजन गिफ्ट किया। अब सर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो हैं वो रिलेटेड पर्सन्स हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सर ये गिफ्ट है, दैट मीन्स ये विदाउट कंसीडरेशन होगा। और सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट दे रहा है तो ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने कब दिया था, दिवाली ओकेजन में दिया था। लो, दिवाली ओकेजन में इन्होंने गिफ्ट दिया था एम्प्लॉय को। ठीक है ना, तो एम्प्लॉय हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एम्प्लॉय को अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं तो ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब ऑब्वियस है कि ये कहां कवर हो जाएगा सर, इसे आप सप्लाई मानोगे अंडर सेक्शन 7(1)(c), रीड विद शेड्यूल 1। क्लियर, पढ़ा था शेड्यूल 1 में आपने दूसरा पॉइंट कि रिलेटेड पार्टी के बीच में, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जब सप्लाई होती है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो उसे सप्लाई माना जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें कंसीडरेशन नहीं है। अब आपका नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 क्या कहता है आपसे, सेक्शन 7(2) कहता है आपसे कि सर अगर ये जो टीवी गिफ्ट किया गया है, ये जो टीवी गिफ्ट किया गया है, अगर इसका वैल्यू अप टू ₹50,000 है, अप टू ₹50,000 है, तो सर इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसे आपका सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये टीवी की वैल्यू एक्सीड करती है ₹50,000 को, तो फिर सर ये सप्लाई है। और सप्लाई किधर बनेगी, सप्लाई बनेगी एज पर शेड्यूल 1 और इसके ऊपर जीएसटी भी लेवी किया जाएगा। बात समझ में आया? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड है। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट सप्लाई माना जाएगा अगर उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है
तो फिर उसे आप सप्लाई कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर? डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? बिल्कुल बेसिक सी बात थी। कृष्णा मुझे समझ में नहीं आया, जितना कंसीडरेशन दिया है सिर्फ उतने पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा मतलब? जैसे सपोज कर लीजिए इस टीवी का वैल्यू अगर 40,000 है तो कोई भी जीएसटी नहीं, और अगर इसका वैल्यू 60,000 है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा और पूरे 60,000 पे होगा। कृष्णा जो बिल्डिंग की वैल्यू थी उस पे होगा, मैंने आपको लास्ट सेशन पे भी बताई थी ये बात। ये देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके घर की कीमत कितनी है? 50 लाख। आप फ्लैट के लिए कितना पेमेंट कर रहे हो? आप फ्लैट के लिए 50 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हो। ओके, अब ये 50 लाख का पेमेंट आप कैसे कर रहे हो? 10% बुकिंग के समय, मतलब आपने 5 लाख रुपए दे दिए होंगे बुकिंग के समय। 20% आपने जब फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो गया होगा, 30% जब आपका 10th फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो गया होगा, 30% जब आपका 20th फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो गया होगा, और जब आपको पोजेशन दिया गया होगा तो आपने 5 लाख दिया होगा। अब टोटल कंसीडरेशन कितने का है बच्चे? सर टोटल कंसीडरेशन 50 लाख रुपीस का है, तो इस पूरे 50 लाख पे जीएसटी लगेगी। इस पूरे 50 लाख पे जीएसटी लगेगी। एनीवन एल्स हैविंग अ डाउट? कोई और पर्सन जिसे डाउट है? चलिए ना, अब हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा चले सेक्शन नंबर 7.3 की बात भी कर लो। सेक्शन 7.3, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट may notify such other transaction to either qualify as supply of goods or as supply of services. This notification must be issued only upon the recommendation of the council. तो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट चाहे तो ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई कर सकती है कि ये ट्रांजैक्शन गुड्स का सप्लाई है, ये ट्रांजैक्शन सर्विसेज का सप्लाई है। बेसिकली गवर्नमेंट के पावर की बात हो रही है। गवर्नमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन को गुड्स का सप्लाई डिक्लेयर कर सकती है, सर्विसेज का सप्लाई डिक्लेयर कर सकती है, और ये वैसा कब करेगी? जब उसे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी। तो बेसिक सा पॉइंट है, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब अगला पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 किसकी बात करता है? सर सेक्शन नंबर 8 बात करता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई की। अब ये कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 डिफाइन करता है कंपोजिट सप्लाई को। इट मींस अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. क्या बोला उसने कि सर कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है जहां पे दो या उससे ज्यादा टैक्सेबल गुड्स, सर्विसेज या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों का सप्लाई किया जाता है, और ये जो बंडल है वो नेचुरल वे में बंडल किया जाता है, और इन सप्लाई में कोई एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है। सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करो। देखो बंडल्ड सप्लाई होती है। बंडल्ड सप्लाई क्या होती है? सर बंडल्ड सप्लाई वो सप्लाई होती है जहां पर मोर देन वन गुड
सर्विसेज या फिर दोनों सप्लाई किए जाते हैं, मोर देन वन गुड सर्विसेज और बोथ आर सप्लाई फॉर सिंगल कंसीडरेशन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो तरीके की बंडल होती हैं। एक बंडल होता है कंपोजिट सप्लाई, एक बंडल होता है कंपोजिट सप्लाई और एक बंडल होता है मिक्स्ड सप्लाई। ये जो कंपोजिट सप्लाई होती है ना, ये नेचुरल बंडल होते हैं। ये कैसे है सर? ये नेचुरली बंडल करे जाते हैं, नेचुरली बंडल्ड होते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और इसमें से एक सप्लाई ऐसी होती है जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी जो सप्लाई हो रही है उसके साथ वो एंसिलरी है, वो उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है ना, वो मेन नहीं है। मेन सप्लाई एक है, उसके साथ बाकी जो चीजें हमने सप्लाई करी हैं वो एंसिलरी हैं, वो इस प्रिंसिपल सप्लाई को सपोर्ट कर रही है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, आपने एसी परचेज किया, आपने एसी परचेज किया। अब जब आप एसी परचेज करते हो तो आपको एक एयर कंडीशनर की यूनिट मिलती है, प्लस आपको एक 1 ईयर का वारंटी मिलता है, प्लस आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस, सॉरी इंस्टॉलेशन मिलता है, इंस्टॉलेशन मिलता है, और प्लस आपको साल में 2 सर्विसेज फ्री मिलती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और आप इसके लिए एक सिंगल प्राइस पे करते हो रुपीस से 35,000। तो आपने सप्लायर को 35,000 रुपए दिए और सप्लायर ने आपको क्या कुछ दिया सर? एक तो उसने आपको एसी का यूनिट दिया जो आप अपने घर पे इंस्टॉल करोगे, आपको 1 ईयर का वारंटी दिया कि मतलब आपके एसी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 1 साल तक उसको वो वारंटी में कवर करेगा, उसको वो रिपेयर करके जो भी उसमें काम होगा वो करके देगा। थर्ड, आपका ये एसी आपको इंस्टॉल करके दिया जाएगा, तो जिस भी रूम में जहां पर भी आपको एसी इंस्टॉल करना है, एक बंदा आएगा, इंजीनियर आएगा, वो इस एसी को आपके घर पे आपके रूम में इंस्टॉल भी करेगा। साथ के साथ आपको साल में 2 विजिट्स मिलेंगी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, जो आपको एसी की सर्विसेज प्रोवाइड देगा ताकि आपका एसी अच्छी तरीके से कूलिंग करता रहे। ध्यान से देखना, इसमें एक सप्लाई नहीं है, इसमें 4 सप्लाई है, 1 2 3 4। लेकिन जो ये नीचे वाली 3 सर्विसेज है या 3 सप्लाई है, ये सपोर्ट सप्लाई है, ये सपोर्ट सप्लाई है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है एसी। अब सर इतना ज्ञान आप क्यों दे रहे हो? इतना ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब एक से ज्यादा सप्लाई करी जाती हैं और वो सप्लाई अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो उसे हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, और इस कंपोजिट सप्लाई पे जो जीएसटी लगता है, इस कंपोजिट सप्लाई पे जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो प्रिंसिपल सप्लाई का होता है। और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है एसी, तो जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा वो एसी का होगा। सपोज कर लो एसी पे 28% की जीएसटी लगती है, तो आपके इस पूरे 35,000 पे हम 28% का जीएसटी लगा देंगे। देखो, जब सप्लायर ने आपको 35,000 रुपए कोट किया है तो उसने अपने बाकी 3 सप्लाईज का पैसा भी इसके अंदर चार्ज कर लिया होगा। वो 35,000 में आपको 4 चीजें दे रहा है। आपको ब्रेकअप नहीं पता है कि 35,000 में एसी कितने का है, 1 ईयर वारंटी कितने की है, इंस्टॉलेशन कितने की है, 2 सर्विसेज कितने की, ये आपको नहीं पता। आपको एक सिंगल प्राइस कोट किया गया है 35,000,
और इस 35,000 में आपको 4 सप्लाई मिल रही हैं। इन 4 सप्लाई में एक सप्लाई प्रिंसिपल है जो कि एसी की है, तो एक्ट कहता है कि ये कंपोजिट सप्लाई है और इस पूरे बंडल को आप एसी का सप्लाई मान के उस पे आप एसी वाला जीएसटी लगा दीजिए। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आएगा। आप गोवा गए हैं घूमने के लिए, आप गोवा गए हैं हॉलीडे के लिए, ठीक है ना, और यहां पर आपने एक होटल में बुकिंग लिया है, ठीक है। होटल में जो आपने बुकिंग लिया है वो लिया है 5 नाइट एंड 6 डेज का, 5 नाइट एंड 6 डेज का। और होटल में एक ऑफर चल रहा था कि अगर आप 5 नाइट एंड 6 डेज का हमारे पास बुकिंग लेते हो तो हम आपको ब्रेकफास्ट और डिनर कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। मतलब अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं और डिनर करते हैं तो उसका पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो होटल के ऊपर है, आपको केवल रूम का चार्ज देना है। अब सर कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से आपको कुछ नहीं देगा। उसने जब ये 5 नाइट 6 डेज का पैकेज बनाया तो उसने बनाया 40,000 रुपीज का। अब इस 40,000 में वो आपको 2 सर्विसेज दे रहा है। एक वो आपको रेंटिंग करके दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। आप होटल में रूम लेंगे तो वो क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक सर्विस। दूसरी सर्विस जो वो आपको ब्रेकफास्ट और डिनर दे रहा है वो अपने रेस्टोरेंट में दे रहा है, तो वो आपको फूड सप्लाई कर रहा है रेस्टोरेंट में। ये दूसरी सर्विस है। अब सर होटल में रूम्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, यानी कि इस होटल वाले ने इस बंडल को नेचुरली बंडल किया है। मतलब आप चाहो तो सिर्फ रूम भी ले सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हो। उसने अपने इन दोनों एक्टिविटीज का एक बंडल बनाया ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अब एक बात बताओ, इस 40,000 रुपए पे मैं जीएसटी कौन सा लगाऊं? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, मान लीजिए इसके ऊपर 18% लगता है और रेस्टोरेंट के ऊपर 5% लगता है। मैं इस 40,000 पे कौन सा जीएसटी लगाऊं? क्या आप गोवा खाना खाने गए थे कि आप गोवा होटल बुकिंग कराने गए थे? बताइए, क्या आप गोवा जो आपने ये होटल बुक कराया है वो रहने के लिए बुक कराया है कि खाना खाने के लिए बुक कराया है? सर इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है, इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो रहने की है, खाना तो कॉम्प्लीमेंट्री है सर। तो इस 40,000 को हम किसका सप्लाई मानेंगे? सर इसे हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सप्लाई मानेंगे और इस पे जो जीएसटी लगेगा वो 18% का लगेगा। ठीक है, ये है आपके लिए कंपोजिट सप्लाई। अच्छा देखो, जब भी बंडल होता है, जब भी बंडल होता है तो प्राइस सिंगल होता है। जब भी बंडल होता है तो प्राइस सिंगल होता है। आपको यह नहीं पता है कि इस प्राइस में बाइफरकेशन क्या है, मतलब 40,000 में रूम का रेंट कितना है और रेस्टोरेंट का चार्ज कितना है, ये हमें नहीं पता है। बाइफरकेशन हमें नहीं पता है, सिंगल प्राइस है। चलिए, ये जो मिक्स सप्लाई होती है, ये मिक्स सप्लाई भी एक बंडल सप्लाई ही होती है। बस फर्क ये है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती है। दैट मीन्स कि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होती। नेचुरली बंडल तभी होता है जब हमारा वो बिजनेस होता है। हम 2-3 बिजनेसेस करते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम उनका बंडल बना देते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बंडलिंग करना। और जब हमारा अलग अलग काम है और उसका हम बंडल बना रहे हैं, मतलब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सप्लाई बोलते हैं। ठीक है। अब सर इसमें कोई भी सप्लाई प्राइमरी सप्लाई नहीं होती है। इसमें कोई भी सप्लाई प्राइमरी सप्लाई नहीं होती है। क्लियर? इसमें कोई भी सप्लाई प्राइमरी सप्लाई नहीं होती है, तो इसको बंडल उसका माना जाएगा। दिस सप्लाई विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस
कैरिंग हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो जिस पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लग रहा होगा ये उसका सप्लाई मान लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है सर, अभी रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन में आप लोगों को शॉप्स में बास्केट्स दिखाई देती होंगी। उस बास्केट में सर चिप्स रहते हैं से लेस, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक रहती है से कोक, चॉकलेट्स रहती हैं से डेयरी मिल्क, ठीक है ना सर, वेफर्स रहते हैं, ठीक है, और टॉफीज वगैरह रहती हैं। तो इस बास्केट में अलग अलग आइटम्स को बंडल कर दिया गया है। लेस, कोक, डेयरी मिल्क, टॉफीज एंड वेफर, और सब पे अलग अलग जीएसटी रेट है, ठीक है ना। से लेस पे, चिप्स पे 5% का जीएसटी लगता है, चॉकलेट पे से 18% का जीएसटी लगता है, सॉफ्ट ड्रिंक पे से 28% का जीएसटी लगता है, टॉफी पे जीएसटी लगती ही नहीं है, ठीक है। ये सब एज्यूम्ड रेट है, एक्चुअल में चेक करने मत बैठ जाना। वेफर पे जीएसटी लगती ही नहीं है। तो ये आपके पास अलग अलग रेट्स है। अब ध्यान से समझो, जब सप्लायर ने अलग अलग चीजों का बंडल बनाया जिसमें कोई भी सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, जिसे नेचुरल वे में बंडल नहीं किया, तो इस बंडल को उसका सप्लाई मानते हैं जिसका जीएसटी रेट ज्यादा है। मतलब कि इस पूरे बंडल पे कौन सा जीएसटी रेट लगा दिया जाएगा? इस पूरे बंडल पे 28% का जीएसटी लगा दिया जाएगा। बात समझ में आया? अब मान लीजिए ये बास्केट आपको मिल रही है मार्केट में 600 रुपए की, ठीक है ना। तो इस पूरे 600 पे जो जीएसटी लगेगी वो किस रेट से लग जाएगी? 28% से। अब जब शॉपकीपर आपसे 600 रुपए चार्ज कर रहा है तो वो आपको इंडिविजुअली नहीं बता रहा कि भाई चिप्स कितने के हैं, कोक कितने की है, वेफर्स कितने के हैं। वो एक बास्केट आपको दिखाता है और उस बास्केट का प्राइस बताता है कि ये बास्केट 600 रुपए की है। अब इसके ऊपर उसका रेट लगाया जाएगा जिसका रेट सबसे ज्यादा है, यानी कि कोक का, दैट इज 28%। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्लियर हुआ आपको? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्लियर हुआ आपको? Everyone, please reply. चलिए, इसको पे रीड करने का काम आप लोग घर पे कर लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने टैक्स लायबिलिटी समझाई है कि जो कंपोजिट सप्लाई होती है वहां पर उसे हम सप्लाई मानते हैं जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। और जो मिक्स्ड सप्लाई होती है उसे सप्लाई किसका माना जाता है? उसे सप्लाई उस गुड्स और सर्विसेज का माना जाता है जिसके ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है। क्लियर? अब आता है सर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। इसमें क्या होगा सर? अगर एक आइटम खरीदो दूसरा आइटम फ्री, तो अब यहां पर कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी, कैसे सिनेरियो बैठेगा जीएसटी का, वो देखिए। इट में अपीयर एट अ फर्स्ट ग्लैंस दैट इन केस ऑफ ऑफर्स लाइक बाय वन गेट वन फ्री, वन आइटम इज बीइंग सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। In fact, it is not an individual supply of free goods, but a case of two or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply. It can at best be treated as supplying two goods for the price of one. Taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is a composite supply or a mixed supply, and the rate of tax shall be determined accordingly. अब ये बाय वन गेट वन ऑफर में क्या चल रहा है कि सर हमें ऐसा लगता है कि एक आइटम हमें फ्री मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है उसमें फ्री वाले आइटम का भी प्राइस छुपा हुआ है। जैसे हम सेल देखते हैं, आता है बाय वन शर्ट गेट वन शर्ट फ्री, बाय वन शर्ट गेट वन शर्ट फ्री, ठीक है ना। तो अब इसमें जो एक शर्ट का प्राइस है मान लीजिए वो 2000 रुपए है, एक शर्ट का जो प्राइस है वो 2000 रुपए है।
और आप 2,000 रुपए देकर आप 2 शर्ट्स लेकर आते हैं, तो एक्ट कह रहा है कि भाई ये 2,000 एक शर्ट का प्राइस नहीं है, ये 2,000 2 शर्ट का ही प्राइस है, ये 2,000 रुपए 2 शर्ट का ही प्राइस है, मतलब दूसरी शर्ट का प्राइस इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये बंडल्ड सप्लाई है। अब इस 2,000 पे जीएसटी किसका लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो बंडल है वो कंपोजिट बंडल है कि मिक्स्ड बंडल है। जैसे कई बार आप कोक खरीदने जाते हो, तो आपने कोक की 2 लीटर की बोतल खरीदी, तो आपको किटकैट फ्री मिल गई। आपने 2 लीटर की बोतल खरीदी, आपको किटकैट फ्री मिल गई। तो सर फ्री कुछ नहीं मिला है, वो 2 लीटर कोक की बोतल में किटकैट का प्राइस इंक्लूडेड है। तो सपोज करिए आपने इसके लिए 150 रुपए दिए हैं, तो आपको 150 रुपए में 2 चीजें मिल रही हैं, मतलब यू आर पेइंग 150 फॉर 2 आइटम्स। अब एक्ट कहता है कि जो ये बाय 1 गेट 1 शर्ट फ्री है, ये कंपोजिट बंडल हुआ, क्योंकि ये नेचुरली बंडल है। और यहां पर जहां पर कोक के साथ किटकैट फ्री मिल रही है, ये कैसा बंडल है सर, ये मिक्स्ड सप्लाई वाला बंडल है। तो कंपोजिट में जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका जीएसटी लगा दिया जाता है, और मिक्स्ड सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट करता है उसका जीएसटी लगा दिया जाता है। बात समझ में आया? तो जब कभी भी आपको बाय 1 गेट 1 दिखे, तो वहां पर आपको दिमाग लगाना है कि ये बंडल है। अब ये बंडल कंपोजिट हो सकता है या फिर मिक्स हो सकता है, ये उसके बंडलिंग पे डिपेंड करता है कि वो नेचुरली बंडल किया गया है कि नेचुरली बंडल नहीं किया गया है। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बंडल्ड है तो वो कंपोजिट है, उसके ऊपर कंपोजिट वाला रेट लगा देना। और अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बंडल नहीं है तो वो मिक्स्ड सप्लाई है, जिसका भी हाईएस्ट रेट हो वो लगा देना। बोलो भाई, क्लियर हुआ फंडा? क्लियर हुआ फंडा? चलिए कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू करें जीएसटी डिपार्टमेंट ने। पहला क्लैरिफिकेशन, आर्ट वर्क्स सेंट बाय आर्टिस्ट टू द गैलरीज फॉर द एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई। तो अगर आर्टिस्ट किसी गैलरी को अपना आर्ट वर्क सेंड करता है एग्जीबिशन के लिए कि आप मेरे पेंटिंग्स उस एग्जीबिशन में लगा दो, तो सर ये जो आर्ट वर्क सेंड किया है आर्टिस्ट ने, ये सप्लाई नहीं है। सप्लाई तब होगा जब ये आर्ट वर्क, ये पेंटिंग को सेल कर दिया जाएगा। आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू द गैलरीज वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई। However, no consideration flows from the gallery to the artist when the artwork are sent to the gallery for the exhibition, and therefore the same is not a supply. It is only when a buyer selects a particular artwork displayed at the gallery, the actual supply takes place and the applicable GST would be payable at the time of such supply. Clear? That means कि अगर मैं इसको एक चार्ट में प्रेजेंट करूं तो क्या होगा, एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग्स एक आर्ट गैलरी को भेजी है एग्जीबिशन के लिए। एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग्स आर्ट गैलरी को भेजी हैं एग्जीबिशन के लिए, और आर्ट गैलरी ने वो पेंटिंग्स सेल कर दी हैं कस्टमर को। ठीक है? तो जब आर्ट गैलरी कस्टमर को पेंटिंग्स बेच रही है तो यहां पर सप्लाई हो रही है, और जब पेंटर आर्ट गैलरी को पेंटिंग बेचता है तो कोई भी कंसीडरेशन फ्लो नहीं होता है, तो सर यहां पर यह सप्लाई नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आर्ट गैलरी हमारी पेंटिंग्स को एग्जिबिट करती ही क्यों है? फिर सर इसलिए करती है क्योंकि आर्ट गैलरी को उसके लिए कमीशन मिलता है। ठीक है ना? तो आर्ट गैलरी जब ये पेंटिंग सेल करेगी, से इसने कस्टमर को पेंटिंग सेल करी 10,000 रुपए में, तो 10,000 रुपए पे पहले जो जीएसटी लगेगा वो किसका लगेगा? गुड्स वाला जीएसटी लगेगा। फिर पेंटर आर्ट गैलरी को कमीशन देगा, पेंटर आर्ट गैलरी को कमीशन देगा, से 2% की कमीशन थी उसकी या 10% की कमीशन थी, तो 1,000 रुपए कमीशन वो आर्ट गैलरी को देगा, और इस कमीशन पे भी जीएसटी लगेगा। और ये जीएसटी कौन सा वाला होगा सर? ये जीएसटी सर्विसेज वाला होगा, क्योंकि आर्ट गैलरी ने सेलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करी है पेंटर को।
बात समझ में आया? दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगे, एक पेंटिंग बेचना, वो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा, और पेंटिंग बेचने के लिए हमने आर्ट गैलरी की मदद ली, जिसके लिए हम आर्ट गैलरी को कमीशन दे रहे हैं, दैट विल बी द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इज इट फाइन एवरीवन? पेंटिंग सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है मेरे भाई, पेंटिंग तो गुड है यार, पेंटिंग तो गुड हुआ ना, सर्विस कैसे हो सकता है? पेंटिंग इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी डियर नंदिनी, पेंटिंग इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो बच्चे। अगला, सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड, सीबीआईसी कौन है सर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो जीएसटी को संभालती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जैसे डायरेक्ट टैक्स को संभालने के लिए सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वैसे ही जीएसटी और कस्टम्स को संभालने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड taxability of tenancy right pagdi under the GST as under pagdi system, that is transfer of tenancy right against the tenancy premium, is prevalent in some states. The activity of transfer of tenancy right against the consideration is squarely covered under the supply of service and liable to GST. It is a form of lease or renting of property, and such activity is specifically declared to be a service in Schedule 2, that is any lease, tenancy, easement, license to occupy land is a supply of services. Although stamp duty and registration charges have been levied on such transfer of tenancy rights, it shall still subject to GST, since merely because of a transaction, supply involves execution of documents which may require registration, and payment of registration fee and stamp duty would not preclude them from the scope of supply and from the payment of GST. The transfer of tenancy right cannot be treated as a sale of land or building, thus it is not a negative list activity. Consequently, a consideration for the said activity shall attract the levy of the GST. To sum up, transfer of tenancy right to a new tenant against the consideration in the form of tenancy premium is taxable. Further, services provided by outgoing tenant by way of surrendering the tenancy right against the consideration in the form of tenancy premium is liable to GST. सर ये क्या बोला, हमें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया, आप पूरा का पूरा सर्कुलर रीड कर गए। देखो बच्चे, मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने अपना एक शॉप रेंट पे दिया था, इन्होंने शॉप लीज पे दिया हुआ था मिस्टर जे को, और मिस्टर जे ने जब ये शॉप लीज पे लिया था तो इन्होंने इसको पगड़ी दिया था। सर ये पगड़ी क्या होता है? जो आपने पहनी हुई है वो पगड़ी? नहीं मेरे बच्चे, ये पगड़ी नहीं, ये तो टर्बन है। पगड़ी का मतलब होता है कि हम जब कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं तो हम एक लमसम पेमेंट देते हैं हमारे ओनर को, ठीक है ना? जो शॉप का ओनर है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसे हम एक लमसम पेमेंट देते हैं और प्रॉपर्टी उससे लेते हैं और उसके बाद उसे रेंट देते हैं, ठीक है ना? जब पगड़ी पे कोई जगह किराए पे ली जाती है तो रेंट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, क्योंकि हमने लमसम में एक बड़ा अमाउंट हमारे जो लैंडलॉर्ड है उसको दिया हुआ है। तो पगड़ी पे मिस्टर जे ने, आप इसको कह लो कि एक लमसम अमाउंट है जो हमने पे किया हुआ है, ठीक है ना? हमने मिस्टर एक्स को दिया हुआ है। मिस्टर जे क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मिस्टर एक्स को रेंट वगैरह भी देते हैं। अब मिस्टर जे ये प्रॉपर्टी वेकेट करना चाहते हैं, तो मिस्टर जे ने क्या किया, मिस्टर जे ने टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर जे ने टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया, कहा कि मेरी जगह पर तुम किराएदार बन जाओ। इन्होंने ये टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया मिस्टर एफ को, मिस्टर एफ को, और इन्होंने मिस्टर एफ से
₹20 लाख ले लिए। किस बात के? पगड़ी के, टेनेंसी राइट के। ठीक है ना, टेनेंसी राइट के 20 लाख रुपीस ले लिए। तो एक्ट कहता है कि जब मिस्टर जे ने मिस्टर एफ को ये टेनेंसी राइट दिया, मिस्टर जे ने मिस्टर एफ को जो ये टेनेंसी राइट दिया 20 लाख रुपीस पे, इसे अपन क्या मानेंगे? इसे अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। इसे अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग नहीं है। ऑल्दो जब आप टेनेंसी राइट देते हो किसी को, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। ऑल्दो आप जब टेनेंसी राइट देते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हो। मिस्टर जे के पास तो टाइटल ही नहीं है। टाइटल किसके पास है? टाइटल मिस्टर एक्स के पास है। मिस्टर एक्स ही ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। मिस्टर जे सिर्फ क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर एफ को, कि मेरी जगह पे टेनेंट तुम बन जाओ। इसके लिए तुम्हें मुझे पगड़ी देनी पड़ेगी, टेनेंसी राइट का पेमेंट करना पड़ेगा, वो है 20 लाख रुपीस। तो मिस्टर जे को जो ये 20 लाख रुपीस पगड़ी के मिलेंगे, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर हुआ बात? दूसरा सर्कुलर क्लियर हुआ? मोटी मोटी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब कभी भी आप टेनेंसी राइट का पेमेंट रिसीव करेंगे तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। जब आप टेनेंसी राइट का पेमेंट रिसीव करेंगे तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। इस पूरे सर्कुलर का केवल एक छोटा सा क्रक्स यही निकलता है। किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। जी बेटा, 20 लाख पे जीएसटी लगेगी, 20 लाख रुपीस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगी। और जनरली जब हम 20 लाख रुपए लेते हैं तो ये 20 लाख जो है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा। मतलब इसके अंदर जीएसटी छुपा हुआ है। तो हमें अगर जीएसटी बाहर निकालना है तो हम जीएसटी बाहर कैसे निकालेंगे? हम 20 लाख को 100 प्लस जीएसटी रेट से डिवाइड कर देंगे और फिर इसे जीएसटी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जीएसटी बाहर निकल के आ जाएगा। क्लियर? तीसरा सर्कुलर आता है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। Interstate movement of various mode of conveyance between the distinct person as specified in section 25(4) of the CGST Act, including buses, trains, trucks, tanker, trailer, vessel, container, aircraft, carrying goods or passenger or both for the repairs and maintenance, except in cases where such movement is for further supply of the same conveyance. Such interstate movement shall be treated neither as supply of goods or supply of services and therefore not be leviable to IGST. Thus, the above activity may not be treated as supply and consequently IGST will not be payable on such supply. However, applicable CGST, SGST, IGST as the case may be shall be leviable on the repairs and maintenance done for the such conveyance. क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? हमने स्केड्यूल 2 पढ़ा था। स्केड्यूल 2 में आपने क्या पढ़ा था कि अगर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, विदाउट कंसीडरेशन, तो ये डीम्ड सप्लाई होती है। ये बात हमने पढ़ी थी स्केड्यूल 2 के अंदर, सॉरी स्केड्यूल 1 के अंदर। ये बात हमने पढ़ी थी स्केड्यूल 1 के अंदर कि सर अगर गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई किया जाता है बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसीडरेशन तो ये डीम्ड सप्लाई होती है, इस पे जीएसटी लगा दिया जाता है। लेकिन अगर कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है, कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम one distinct person to another distinct person,
कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है। ध्यान किस पे देना है? कन्वेंस पे। कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है, तो सर इसे सप्लाई नहीं मानते हैं। बात समझ में आया? तो फिर इसे हम सप्लाई नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एक ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। मिस्टर एक्स हैं, इनका यूपी में बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का काम है। बस ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जिसमें ये पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मिस्टर एक्स का ही दिल्ली में एक बस सर्विस सेंटर है, गैराज है, जहां पर ये सर्विसेज करते हैं बसेस की। अब ध्यान से समझना, इन्होंने अपने यूपी से एक बस सर्विस के लिए दिल्ली भेजी। इन्होंने यूपी से एक बस दिल्ली में सर्विस के लिए भेजी। यूपी से दिल्ली एक बस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भेजी है। तो एक्ट कहता है कि भाई जो ये बस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, कन्वेंस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है फ्रॉम वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन, इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन दिल्ली में जो आप इस बस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करोगे, दिल्ली में इस बस पे जो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करोगे, इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस को सप्लाई माना जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को सप्लाई माना जाएगा। मतलब जो बस का मूवमेंट हुआ है फ्रॉम यूपी टू दिल्ली, वो सप्लाई नहीं है, लेकिन जो उस बस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दी जाएगी, उसे सप्लाई माना जाएगा। जी नंदिनी, बिल्कुल। अभी ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अभी ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, एक छोटी सी बात और समझो। ये अमेंडमेंट है जो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। दो अमेंडमेंट्स हैं जो पढ़ाने जा रहा हूं। पहला, आपको पता है कि सर अगर आपको लिकर की शॉप रन करनी है तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से। आपको इसके लिए लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है। अब मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन जब पढ़ाई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो काम करती है वो भी बिजनेस है। तो गवर्नमेंट का एक काम यह है कि अलग अलग चीजों के लिए वो लाइसेंस देती है और उस लाइसेंस की वो फीस लेती है। तो जो ये आप लाइसेंस एक्वायर करते हैं, इसके लिए आप फीस पे करते हैं टू स्टेट गवर्नमेंट। तो सीबीआईसी ने क्या कहा? सीबीआईसी ने कहा कि भाई जो ये लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट दे रही है लिकर के लिए, ये जो लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट दे रही है लिकर के लिए, अल्कोहलिक लिकर के लिए, इसे हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और ना तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। और अगर ये गुड्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है, दैट मीन्स कि इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। इसके अलावा, लिकर के अलावा और किसी चीज का अगर लाइसेंस लेना है, लिकर के अलावा अगर और किसी चीज का लाइसेंस लेना है तो उसे जीएसटी के एम्बिट में रखा गया है, मतलब कि वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है।
केवल लिकर के लाइसेंस को क्लियर किया गया है जीएसटी के एम्बिट से बाहर। बात समझ में आया? केवल लिकर को जीएसटी के एम्बिट के बाहर किया गया है कि लिकर के लाइसेंस के लिए इसे हम ना तो गुड्स का सप्लाई मानेंगे ना तो सर्विसेज का सप्लाई मानेंगे। क्लियर? दूसरी अमेंडमेंट, आप लोग गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाते होंगे, वहां पर आपको मार्बल पे लिखा मिलता होगा रिसीव्ड चल भाई, रिसीव्ड ₹30,000 from Mr. X for water tank in memory of his loving mother। दिखता है ऐसा कुछ नजर आता है जब आप गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या फिर किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो अक्सर लोग दान देते हैं और उनका नाम मार्बल में कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है। एक्ट कहता है कि अगर उस डोनेशन से डोनर को एडवर्टीजमेंट मिल रहा है उसके बिजनेस के लिए, तो फिर यह सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर उसके बिजनेस का एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है तो फिर यह सप्लाई नहीं है। जैसे हमारे केस में मिस्टर एक्स की बात हुई है, लेकिन मिस्टर एक्स का बिजनेस क्या है इसका जिक्र नहीं है, तो मिस्टर एक्स के बिजनेस का एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए यह सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे अपन ऐसा कुछ कर दें, यहीं पे अगर अपन ऐसा कुछ करें कि हम लिखें रिसीव हुए हैं हमें 30,000 फॉर मिस्टर एक्स, ₹30,000 हमें रिसीव हुए हैं फ्रॉम मिस्टर एक्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट्स by the name of Mr. X and Sons, Mall Road, Kanpur, in memory of his loving mother। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सर पूरे के पूरे बिजनेस का एड्रेस दे दिया गया है। दैट मीन्स कि सर जो भी पढ़ेगा उसे यह समझ में आएगा कि मिस्टर एक्स का शर्ट्स का बिजनेस है, फैक्ट्री कहां पर है, माल रोड में है। दैट मीन्स कि किसी को भी अगर शर्ट खरीदनी होगी तो कहीं ना कहीं मिस्टर एक्स का नाम दिमाग में जरूर क्लिक करेगा। दैट मीन्स कि सर इस डोनेशन ने डोनर को एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इस डोनेशन से डोनर के बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, और अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो सर ये सप्लाई है। अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो सर ये सप्लाई कंसीडर करी जाएगी। बोलो भाई, क्लियर हुए दोनों पॉइंट्स? चलिए, टॉपिक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि हमें चैप्टर कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लोग अपना दिमाग भी चलाइएगा और फिर जब मेरा आंसर सुनिएगा तो पता करिएगा कि आपका दिमाग सही चला कि नहीं चला। सबसे पहला क्वेश्चन, ए मोटर्स एंगेजेस कार लिमिटेड एज एन एजेंट। मोटर लिमिटेड ने कार लिमिटेड को एज अ एजेंट हायर किया है टू सेल कार्स
on its behalf. For the purpose, A Motors Limited has supplied 200 cars to the showroom of Cars Limited located in Rajasthan. Does it qualify as a supply? सर मोटर लिमिटेड ने कार लिमिटेड को एज अ एजेंट हायर किया है, इसका मतलब ये हुआ मोटर लिमिटेड ने कार लिमिटेड को एजेंट हायर किया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है। और कार लिमिटेड आगे क्या करेगा सर? कार लिमिटेड आगे कस्टमर्स को कार बेचेगा। ए लिमिटेड जो है, सॉरी सी लिमिटेड जो है, कार लिमिटेड जो है, ये आगे कस्टमर्स को कार बेचेगा। तो जो कार्स सप्लाई करी हैं मोटर लिमिटेड ने कार लिमिटेड को, क्या ये सप्लाई हैं? सर ये कहीं पड़ा है। कहाँ पढ़ा था सर? ये हमने पढ़ा था स्केड्यूल नंबर 1 में। स्केड्यूल नंबर 1 में, स्केड्यूल नंबर 1 कहाँ आता था सर? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर स्केड्यूल 1 था। और स्केड्यूल 1 में लिखा हुआ था कि जब प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है विदाउट कंसीडरेशन, जब प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है विदाउट कंसीडरेशन, उस सप्लाई को स्केड्यूल 1 में कवर किया जाता है, उसे डीम्ड सप्लाई बोला जाता है। सर दिस ट्रांजैक्शन इज फॉल अंडर द हेड सप्लाई एंड हेंस इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। क्लियर? अगला ट्रांजैक्शन आता है XYZ एसोसिएट्स received management consultancy services from its head office located in Malaysia. The head office has rendered such services free of cost to its branch office. Does it qualify as a supply? तो सर हमने एक स्केड्यूल 1 की एंट्री पढ़ी थी कि अगर इंपोर्ट होती है सर्विसेज, इंपोर्ट होती है सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से, इंपोर्ट होती है सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से, और वो रिलेटेड पर्सन इंडिया के बाहर है, ये हेड ऑफिस है आउटसाइड इंडिया मलेशिया, और इसने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सर ये ट्रांजैक्शन भी स्केड्यूल 1 में कवर है। यानी कि सर इसे भी अपन क्या मान के चलेंगे? सप्लाई मान के चलेंगे। देखिए अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं हर बार स्केड्यूल नंबर मेंशन करता हूं, सेक्शन नंबर मेंशन करता हूं। आपको भी जीएसटी के अंदर इनको लर्न करना है। देखो इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा है, मैं एडवाइस नहीं देता हूं कि आप लर्न करो, हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीएसटी के अंदर मेरी एडवाइस है आपको कि आप सेक्शन नंबर, रूल नंबर, स्केड्यूल नंबर इन्हें याद करें। रीजन, हमारे पास जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है जीएसटी का, ठीक है ना, बहुत ही लिमिटेड है। 50-100 पन्ने के अंदर पूरी जीएसटी खत्म होने वाली है। तो वहां पर अगर आप सेक्शंस नंबर याद कर लेंगे और उन्हें एग्जाम में कोट कर देंगे तो यू विल फेच गुड मार्क्स। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड, ए कंस्ट्रक्शन लिमिटेड रिसीव्स आर्किटेक्चरल डिजाइन। ए कंस्ट्रक्शन लिमिटेड रिसीव्स आर्किटेक्चरल डिजाइन supplied by foreign architect to design a residential house to be built in Hyderabad for a consideration of rupees 60 lakh. Does it qualify as a supply? कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को रिसीव हुई है आर्किटेक्चरल डिजाइन की सर्विसेज, और ये कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है। अच्छा जी, इसे रिसीव हुई है आर्किटेक्चरल डिजाइन सप्लाइड बाय द फॉरेन आर्किटेक्ट टू डिजाइन अ रेसिडेंशियल हाउस टू बी बिल्ट इन हैदराबाद फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 60 लाख। तो सुबह ही वैभव से मेरी चर्चा हुई थी और वैभव ने एक चीज बोली थी कि सर अगर इंपोर्ट होता है सर्विसेज का, इंपोर्ट होता है सर्विसेज का और उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व होता है तो ये आपकी सप्लाई बनती है अंडर सेक्शन 7(1)(b। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इंपोर्ट हुआ है सर्विस का, कंसीडरेशन भी है और
और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो उस केस में ये सप्लाई बनेगी अंडर सेक्शन 7(1)(a। देखो सेक्शन मैटर नहीं करता है उतना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लाई कहां बनेगी। ए कंस्ट्रक्शन लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब कि ये ए कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कौन है सर? ये जो ए कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसे क्या करना है सर? इसे एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, ये इसका बिजनेस वर्क है, इसे एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, ये इसके लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। और इस हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज ली हैं और ये सर्विसेज कहां से आई हैं? फॉरेन आर्किटेक्ट से आई हैं, मतलब कि ये आउटसाइड इंडिया से आ रही हैं, यानी कि ये क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। ये क्या है सर? ये एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो यहां पर सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं, यहां पर सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो रही हैं और इसमें कंसीडरेशन भी है। हमने इसको कितने रुपए के लिए इंपोर्ट किया है? हमने 60 लाख रुपए दिए हैं इस आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए, तो कंसीडरेशन भी इन्वॉल्व है। तो सर ये क्या बनेगा सर? ये सप्लाई बन जाएगा, ये सप्लाई बन जाएगा अंडर सेक्शन 7(1)(a। चाहो तो कोट कर सकते हो अंडर सेक्शन 7(1)(b। सप्लाई है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगी और जीएसटी कौन सी वाली लगेगी सर? ये इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी और इसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। इन 3 क्वेश्चंस में किसी को डाउट तो पूछो, पहले 3 क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो पूछो। देखो क्वेश्चन में जब कुछ ना दिया हो तो हम ये मान के चलेंगे कि एजेंट के पास टाइटल पास ऑन करने की पावर है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि एजेंट के पास टाइटल पास ऑन करने की पावर है। दैट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। श्रेयांश नंदनी, आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 4, PQR लिमिटेड अमलगमेट हो गई है विद A लिमिटेड। ऑन अकाउंट ऑफ अमलगमेशन मिस्टर एक्स अ शेयर होल्डर receives 20,000 shares of A limited in exchange of 10,000 shares of PQR limited. Does it qualify as supply? सर सेक्शन 7(1)(a) में लिखा था कि सर सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर। तो सर ये एक्सचेंज हो रहा है, ये सप्लाई है। बोलो मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? एक्सचेंज सप्लाई है कि नहीं 7(1)(a) के हिसाब से? बताओ, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या लगता है आपको? सेक्शन 7(1)(a) ने कहा था सप्लाई इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर। तो सर यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या ये सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यहां पर ये सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या लगता है आपको? श्रेयांश कह रहे हैं सर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बेटा? श्रेयांश क्यों नहीं बनेगी? रीजन? What is the reason? अरे भाई शेयर्स हैं, शेयर्स हैं और शेयर्स जो होते हैं सिक्योरिटीज होते हैं और सिक्योरिटीज जो होती हैं ना तो ये गुड्स होती हैं और ना तो ये सर्विसेज होती हैं। तो जब सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस ही नहीं है
तो सर उसकी सप्लाई के ऊपर टैक्स आप कैसे लगा दोगे? नहीं लगेगा सर। एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज सप्लाई है, लेकिन ये सप्लाई किसकी हो रही है सर? सर ये सप्लाई सिक्योरिटीज की हो रही है, और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आती है ना तो सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है। इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकते सर आप। इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। इज इट क्लियर एवरीवन? अमलगमेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पे स्ट्रेस मत दो, स्ट्रेस कंपोनेंट पे दो कि क्या एक्सचेंज हो रहा है। XYZ लिमिटेड का हेड ऑफिस है मुंबई में, इन्होंने सप्लाई करे हैं गुड्स वर्थ ऑफ ₹10 लाख टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन जयपुर राजस्थान। डज इट क्वालिफाई एज अ सप्लाई? यस सर, इट विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई। और ये सप्लाई कहां पर बनेंगे सर? ये सप्लाई कहां पर बनेंगे सर? ये सप्लाई बनेंगे एज पर स्केड्यूल नंबर 1। ये बनेंगे एज पर स्केड्यूल नंबर 1। डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है सर? यहां पर बेसिकली स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, और स्टॉक ट्रांसफर्स जो होते हैं उनके ऊपर जीएसटी लगती है। इट इज अ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉनिक डीलर सेल्स लैपटॉप फॉर ₹50,000। सेल करा है लैपटॉप फॉर ₹50,000 टू अर्न अ प्रॉफिट। डज इट क्वालिफाई एज अ सप्लाई? सर यहां तो कोई डाउट ही नहीं है सर, ये सप्लाई है। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। कंसीडरेशन भी है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, यहां पर तो ये सप्लाई है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर वाई एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर वाई एक रजिस्टर्ड पर्सन है, प्लान्स टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन इन यूएस। ही रिसीव्स career consultancy services from a US based consultant for ₹4 lakh. Does it qualify as a supply? देखिए, यूएस बेस्ड कंसल्टेंट से हमने कंसल्टेंसी ली, मतलब सर्विसेज इंपोर्ट करी, और इसके लिए हमने 4 लाख रुपए पे करे। इसके लिए हमने 4 लाख रुपए पे करे, मतलब कि सर्विसेज का इंपोर्ट हुआ है फॉर अ कंसीडरेशन। तो सर ये आपका सप्लाई बनेगा सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर। बोलो भाई, क्लियर? अगली एंट्री आती है, एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, एबीसी एंड कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स डोनेटेड ओल्ड कंप्यूटर्स टू चैरिटेबल स्कूल्स ऑन अकाउंट ऑफ renovation of office। ठीक है, the company has taken ITC on the computers so donated। does it qualify as a supply? बताओ भाई कौन आंसर करेगा? does it qualify as a supply? ABC कंपनी जो कि गुड्स की मैन्युफैक्चरर है, इसने अपने पुराने कंप्यूटर चैरिटेबल स्कूल को डोनेट कर दिए हैं। क्या ये सप्लाई है? सर बिल्कुल ये सप्लाई है। आपने इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था, यहां पे एबीसी कंपनी लिखी हुई है, सेक्शन 7(1)(c) के अंडर पे ये सप्लाई है। स्केड्यूल 1 में क्लियरली लिखा हुआ था कि सर अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करते हो बिजनेस की असेट जिस पे आप आईटीसी ले चुके हो, भले ये सप्लाई, भले ये ट्रांसफर बिना कंसीडरेशन के है, इसे स्केड्यूल 1 के तहत सप्लाई माना जाएगा। तो यहां पर हमने डोनेशन दी है जो ऑब्वियस है कि बिना कंसीडरेशन के होगी। हमने हमारे पुराने कंप्यूटर डोनेट करे हैं, मतलब कि ये बिजनेस असेट होंगी। तो सर यहां पर परमानेंट ट्रांसफर हो गया है, और यहां पर इसे सप्लाई स्केड्यूल 1 में कंसीडर कर लिया जाएगा। एच लिमिटेड ने प्रोवाइड किया है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। एच लिमिटेड ने प्रोवाइड करी है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज विदाउट चार्ज टू जे लिमिटेड, in which H Limited has controlling rights. Okay, the said consultancy has been provided for the benefit of the entire group. Does it qualify as a supply? H Limited ने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं बिना चार्ज के J Limited को, जिसमें H Limited का कंट्रोलिंग राइट है। कंट्रोलिंग राइट होने का मतलब क्या हो गया कि सर ये जो H Limited है वो J Limited की होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को सर्विसेज दे रही है बिना कंसीडरेशन के। तो स्केड्यूल 1 में आपने पढ़ा था
कि जब कभी भी सप्लाई होती है रिलेटेड पार्टीज में, होल्डिंग सब्सिडरीज रिलेटेड, तो जब कभी भी सप्लाई होता है रिलेटेड पार्टीज में तो उसे हम जीएसटी के अंदर सप्लाई मानेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, बशर्ते वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो। तो यहां पर क्लियरली बोला गया है कि ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दी गई हैं वो पूरे ग्रुप के बेनिफिट के लिए है, मतलब कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है। तो सर ये सप्लाई बनेगी सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1, ये आपका सप्लाई है। इसी तरीके से आपको आंसर्स भी करने हैं, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने दिवाली गिफ्ट दिया है, एक्स लिमिटेड ने दिवाली गिफ्ट दिया है टू एम्प्लॉय वर्थ ₹15 lakh, डज इट क्वालिफाई एज अ सप्लाई? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द गिफ्ट्स ऑफ ₹49,000 हैज बीन गिवन टू एम्प्लॉय? तो सर हमने पढ़ा था कि अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उसे आप सप्लाई नहीं मानते हैं। लेकिन अगर गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है तो वो सप्लाई होता है। तो जब गिफ्ट 15 लाख रुपए का होगा, जब गिफ्ट 15 लाख रुपए का होगा तो ये सप्लाई माना जाएगा, और जब गिफ्ट 49,000 का होगा तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऐसी बातें कहां लिखी हुई थी सर? ऐसी बातें सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखी हुई थी। सेक्शन नंबर कोड जरूर करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, रट्टे मार लो। अगला पॉइंट आता है, आर लिमिटेड ओन्स मोटर व्हीकल, आर लिमिटेड ओन्स मोटर व्हीकल which is used to transport its worker to the customer's premises। अच्छा, आर लिमिटेड के पास एक मोटर व्हीकल है जिसका वो इस्तेमाल करता है अपने वर्कर्स को कस्टमर के प्रीमाइसेस तक लेके जाने के लिए। ड्यूरिंग वन वीकेंड वन कार वॉज यूज्ड बाय इट्स एमडी फॉर हिज रिलेटिव्स फॉर अ फैमिली आउटिंग, इज इट अ सप्लाई? बताओ भाई। जिसने सही आंसर दिया मतलब उसको सर चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है। 11th वाली एंट्री का सही जवाब दे दीजिए, मजा आ जाएगा। 11th वाली एंट्री का सही जवाब दे दीजिए, मजा आ जाएगा। सप्लाई किस चीज का है? वैभव ने स्केड्यूल का जिक्र कर दिया है सर, ये स्केड्यूल 2 है। सर हमने क्लियरली पढ़ा था कि स्केड्यूल 2 के अंदर कि जब कभी भी आप बिजनेस की असेट को प्राइवेट यूज में डालते हो, शेड्यूल 2 में लिखा था कि अगर आप बिजनेस की असेट को प्राइवेट यूज में डालते हो तो इसे आप सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे, चाहे इस पे आपको कंसीडरेशन मिली हो, चाहे आपको इस पे कंसीडरेशन ना मिली हो। तो सर दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ सर्विस। और ये बात सर कहां लिखी हुई थी? सर ये बात शेड्यूल 2 के अंदर लिखी हुई थी। क्लियर? अब देखते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कि आईसीएआई ने हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और क्या हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि इनका आंसर दे पाएंगे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ट्रस्ट that gets the neuro treatment of underprivileged children done free of cost, donates clothes and food to children living in slum area। क्या ये सप्लाई है कि नहीं? अभी आपने एग्जेम्पशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में जब अपन जाएंगे तो उसमें हम एक एंट्री पढ़ेंगे कि अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो तो उधर उसको सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाता है, उधर उसको सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाता है। दूसरी चीज अगर आप देखो तो इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या डोनेट किया है? सर इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने डोनेट किए हैं क्लोथ्स और फूड, मतलब कि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। इसने डोनेट किए हैं क्लोथ्स और फूड, यानी कि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्लस देयर इज नो कंसीडरेशन इन्वॉल्व, प्लस देयर इज नो कंसीडरेशन इन्वॉल्व, हेंस इट इज नॉट अ सप्लाई, हेंस इट इज नॉट अ सप्लाई। क्लियर?
इसके बाद सिमरन इज अ ब्यूटी कंसल्टेंट इन मुंबई. हर ब्रदर हु इज सेटल्ड इन पेरिस इज अ वेल नोन लॉयर. अच्छा. सिमरन हैज टेकन द लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हर फैमिली डिस्प्यूट. अच्छा जी. सिमरन जी जो हैं वो एक ब्यूटी कंसल्टेंट हैं. इनके भाई पेरिस में एक वेल सेटल्ड लॉयर हैं. ठीक है. और इन्होंने लीगल एडवाइस ली है भाई से. ऑब्वियस है भाई ने पैसा चार्ज नहीं किया होगा. बताइए ये सप्लाई है कि नहीं है. तो कौन से सेक्शन के अंदर सप्लाई है. दिमाग के घोड़े दौड़ाइए. जरूरत पड़े तो नोट्स पलटिए, जरूरत पड़े तो नोट्स पलटिए, लेकिन इसका आंसर दीजिए. क्या लगता है आपको. भाई सर्विस इंपोर्ट हुई है. स्केड्यूल 2 में कुछ लिखा हुआ था शायद ऐसा. स्केड्यूल 2 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो स्केड्यूल 2 में मैंने आपको एक चीज बताई थी. ध्यान है वो. स्केड्यूल 2 ये देखिए, ये देखिए सर. सर्विसेज इंपोर्ट हुई हैं. भाई से सर्विसेज मिली हैं हमको. क्या हमने कंसीडरेशन दिया है. नहीं सर, हमने कंसीडरेशन नहीं दिया है. क्या ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए. नहीं सर, फैमिली डिस्प्यूट है सर. ये फैमिली डिस्प्यूट के लिए सर्विस ली है उन्होंने. अगर ये सिमरन ब्यूटी कंसल्टेंट है, अपने बिजनेस से रिलेटेड लॉयर की सर्विसेज लेती, अपने बिजनेस से रिलेटेड लॉयर की सर्विसेज लेती, तो फिर इसे हम क्या बोलते. फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है. और इसे आप क्या डिक्लेयर कर देते. सप्लाई डिक्लेयर कर देते. लेकिन यहां पर जो सर्विसेज सिमरन ने ली हैं सर, ये फैमिली डिस्प्यूट के लिए हैं. दैट मींस कि इसे स्केड्यूल 3 में, सॉरी स्केड्यूल 1 में जगह नहीं मिलेगी. स्केड्यूल 1 में आपका इंपोर्ट होना चाहिए सर्विस का, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और रिलेटेड पर्सन होना चाहिए. जब ये 3 चीजें होंगी तभी वो स्केड्यूल 1 में कवर होगी. यहां पर इंपोर्ट हुआ है सर्विसेज का, रिलेटेड पर्सन से भी हुआ है, लेकिन सर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एब्सेंट है. और अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एब्सेंट है तो ये स्केड्यूल 1 में नहीं जाएगा. सर ये 7(1)(b) में भी नहीं जा सकता क्योंकि सर्विसेज इंपोर्ट हुई है लेकिन कंसीडरेशन नहीं है. तो इससे 7(b) में भी जगह नहीं मिलेगी, 7(1)(c) में भी जगह नहीं मिलेगी. यानी कि ये सप्लाई ही नहीं है. क्लियर. चलिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड पर्सन. डेफिनेशन है, कर लेंगे आप लोग अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी. वेदर द ट्रांसफर ऑफ टाइटल और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स. बताइए, क्या टाइटल ट्रांसफर करना या फिर पोजीशन ट्रांसफर करना नेसेसरी है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए. सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए क्या टाइटल ट्रांसफर करना और पोजीशन ट्रांसफर करना नेसेसरी एलिमेंट है कि नहीं है. बताइए. सर गुड्स का सप्लाई तभी माना जाएगा, गुड्स का सप्लाई तभी माना जाएगा जब आप टाइटल और पोजीशन दोनों ट्रांसफर करेंगे. जब आप टाइटल और पोजीशन दोनों ट्रांसफर करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा सर. तभी वो गुड्स का सप्लाई कहलाएगा. अगर आप केवल पोजीशन ट्रांसफर करते हैं,
अगर आप केवल पोजीशन ट्रांसफर करते हैं, टाइटल ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जूम कार वाला, कि आप गोवा घूमने गए हैं और आपने जूम कार से कार रेंट पे ली है, तो उसने कार का पोजीशन आपको दिया कि तुम कार को यूज करो, लेकिन कार का टाइटल नहीं दिया। और यही कार अगर आप शोरूम से परचेज करने जाते हो, तो सर वो आपको टाइटल भी देता है कार का और वो आपको पोजीशन भी देता है कार का। तो सर आपके लिए गुड्स का सप्लाई होने के लिए ये दोनों एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो सर वो गुड्स की सप्लाई नहीं हो सकती। अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। Modest Limited, registered in Delhi, dealing in supply of electronic items, transferred some of its stock to its another unit located in Haryana. Whether such self-supplies is taxable under GST or not. मॉडेस्ट लिमिटेड दिल्ली में रजिस्टर्ड है, डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है अपना स्टॉक दूसरी यूनिट में जो हरियाणा में लोकेटेड है। तो सर दिल्ली वाली जो यूनिट है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, हरियाणा वाली जो यूनिट है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो सर ये जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, सर शेड्यूल 1 में इसे सप्लाई माना गया है। डिस्टिंक्ट पर्सन को जब आप सप्लाई करते हो तो इसे सप्लाई कंसीडर किया जाता है, चाहे इसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो चाहे कंसीडरेशन इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। स्टेट द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर अ सप्लाई टू बी चार्जेबल टू जीएसटी। सेक्शन 7 को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कंसीडरेशन होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। पहला वाला पार्ट वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, रूपलेखा मैन्युफैक्चरर है, इनकी एक फैक्ट्री है दिल्ली में और इनका एक डिपो है मुंबई में। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू द मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड। बताओ भाई सर सप्लाई है कि नहीं। सर अभी जो आपने डिस्टिंक्ट पर्सन वाला पॉइंट बताया वही लग जाएगा, यानी कि शेड्यूल 1 के हिसाब से इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करना कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, कौन से सेक्शन में ये बात हो रही है, कौन से शेड्यूल में ये बात हो रही है और वहां क्या लिखा है। जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ऐसे लिख के मत आ जाना, ये तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करेंगे तो पहले आप प्रोविजन लिखेंगे कि प्रोविजन क्या कहता है, फिर उसके बाद आप फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है और उसके बाद ही आप कंक्लूजन देंगे। इन 3 पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट द प्रोविजंस, then you have to give the facts of the question and then you will conclude your answer कि ये सप्लाई है कि नहीं है। अगला आता है दमन, एक इंटीरियर डेकोरेटर है चेन्नई में, इनके ब्रदर लंदन में सेटल्ड हैं। देखो फिर से वही आ गया सिमरन वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दोबारा पूछा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि सर नाम बदल दिया, क्वेश्चन वही घूम फिर के आ रहे हैं, तो अच्छे से कर लेना, काम हो जाएगा। कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 8 में डिफाइन किया हुआ है, इधर सेक्शन 8 लिख देना भाई। ठीक है, हो जाएगा। साहब सेल्स एंड एयर कंडीशन डीलर इन जनकपुरी दिल्ली नीड्स 4 एयर कंडीशनर फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफदरजंग एनक्लेव। ठीक है। देयरफॉर ही ट्रांसफर 4 एयर कंडीशनर्स ऑन विच ITC has already been availed by it from its stock for the said purpose. Examine whether the said activity amounts to supply under section 7 of the CGST Act 2017. सर साहब सेल्स ने अपने बिजनेस की असेट, स्टॉक क्या है, बिजनेस की असेट, अपने स्टॉक में से 4 AC अपने घर पे लगवा दिए, मतलब कि परमानेंट ट्रांसफर हो गया बिजनेस की असेट का। स्टॉक से वो कहां पहुंच गए हैं, घर पहुंच गए हैं, और इन AC का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले चुके हैं।
तो स्केड्यूल 1 कहता है वेन एवर देयर इज अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ असेट, कौन सी एसेट? बिजनेस असेट, ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, it is considered as supply as per schedule 1 irrespective of the fact there is no consideration involved. Further a Janakpuri resident Akash approached Sahab Sales. He sold an AC to Sahab Sales for rupees 5,000. Akash had bought the said AC 6 months before for his residence. Does the sale of the AC by Akash to Sahab amounts to supply under section 7 of the CGST Act 2017? जो आकाश ने साहब को AC बेचा, this is not a supply. This is not a supply. Reason, सर आकाश ने जब सेल किया तो उसे कंसीडरेशन तो मिला, लेकिन आकाश का यह बिजनेस नहीं है एसी बेचना। आकाश का यह बिजनेस नहीं है एसी को बेचना, वो तो उसकी पर्सनल एसेट थी। साहब सेल्स अगर ये एसी बेच रहे होते 5,000 रुपए में, तो साहब सेल्स का काम है एसी बेचना, तो ये सप्लाई बनती। जिस बंदे का काम नहीं है तो वहां पर ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं होगी। तो आकाश के लिए ये जो सेल है, ये जो सप्लाई है, ये इन द फोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, सिर्फ कंसीडरेशन है। और सिर्फ कंसीडरेशन से सप्लाई नहीं बनता है। सप्लाई के लिए 2 एसेंशियल एलिमेंट हैं, एक एसेंशियल एलिमेंट है कंसीडरेशन और दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बोलिए, यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? Examine whether the import of services in the following independent cases would amount to supply under section 7 of the CGST Act or not. ठीक है। Miss Sriniti Kaushik received a Vastu consultancy services for her residence located in Bandra from Mr. Rishel of Sydney, Australia. The amount paid for the said service is 5,000 Australian dollar. Import of service and consideration is paid. It is supply as per section 7(1) subclause B. Miss Sriniti Kaushik received Vastu consultancy services for her residence located in Bandra, Mumbai from her brother Mr. Varun residing in Sydney. Further, Miss Trinity did not pay any consideration for the said services. सर रिलेटेड पर्सन से सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं बिना कंसीडरेशन के, रिलेटेड पर्सन से सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं बिना कंसीडरेशन के। ये सप्लाई तब बनती जब ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होती। हमने रेसिडेंस का वास्तु करवाया है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, और अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो ये सप्लाई नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, स्केड्यूल 1 में जाने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, सर्विसेज का इंपोर्ट, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पर्सन। अगर ये 3 हैं तभी आप स्केड्यूल 1 में जाएंगे। मिस श्रीनिति कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर हर बिजनेस प्रीमाइसेस located at Bandra, Mumbai from her brother Mr. Varun residing in Sydney and she didn't pay any consideration. अब आपको तीनों चीजें मिल गई। सर सर्विसेज का इंपोर्ट हुआ है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है और रिलेटेड पर्सन से रिसीव हुई है, तीनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं। तो सर यहां पर ये सप्लाई बन जाएगी स्केड्यूल 1 में, और स्केड्यूल 1 कहां पर आता है? सेक्शन 7(1)(c) के अंडर में आता है। List any 4 activities which shall neither be treated as supply of goods nor a supply of services. Schedule 3 define करने के लिए बोल रहा है, कर लीजिएगा। Explain the services provided way of tolerating non-performance of a contract, its chargeability under the provisions of the CGST Act 2017। तो सर Schedule 2 के तहत this is what? This is supply of सर्विस। एक्सप्लेन कर देना, हो जाएगा काम। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1)। तो यहां पर आपको क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी तीनों डिफाइन करने हैं, कर लीजिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और द सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2।
रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर सर्विस की सप्लाई है। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, राइट दिया है गुड्स में विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल देते तो गुड्स का सप्लाई बन जाता, टाइटल नहीं दिया, केवल गुड्स को यूज करने का राइट दिया है, तो ये सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस भी सर्विस है। टेम्पररी ट्रांसफर किया है आईपीआर को यूज करने के लिए, सर सर्विस है। सेल करी है पर्सनल कार टू डीलर, सेल करी है पर्सनल कार, सर पर्सनल कार बेची है डीलर को, इट इज नीदर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जब कभी भी आप पर्सनल असेट बेच रहे हैं तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, जब कभी भी आप पर्सनल असेट बेच रहे हैं तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है सर तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लिस्ट द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर द सीजीएसटी एक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो आपसे स्केड्यूल 1 डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, स्केड्यूल 1 डिफाइन कर दीजिएगा। मिस प्रगति रिसीव्स द लीगल एडवाइस फॉर द पर्सनल प्रॉब्लम and paid £1000 as a legal fees to Mrs. Unnati of UK. Import of service for a consideration, और सर्विसेज जब इंपोर्ट होती हैं फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई बनती हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। इफ इन द अबव केस ऑफ देम दे आर द रियल सिस्टर एंड नो कंसिडरेशन इज पेड, विल इट बी योर आंसर रिमेन सेम और इट चेंजेस? तो सर चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम है। ठीक है। 16th, डिस्कस विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ जीएसटी वेदर अंडर मेंशन ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूट द कंसिडरेशन फॉर सर्विस और नॉट। फाइन्स पेनल्टीज इंपोज्ड अगेंस्ट वायलेशन ऑफ लॉ, तो जो फाइन पेनल्टी इंपोज होती है ये सप्लाई नहीं होती है, ये सप्लाई नहीं होती है क्योंकि यहां पे कोई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। एक्स ने प्रोवाइड करी है सर्विसेज वाई को, however y debtors makes the payment to x on the instruction of y, तो थर्ड पार्टी से कंसीडरेशन आया है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कंसीडरेशन चाहे रिसिपिएंट दे चाहे थर्ड पार्टी दे, दोनों ही केस में वो एक्सेप्टेबल है, तो सर ये सर्विस माना जाएगा, यस सॉरी कंसीडरेशन माना जाएगा। ग्रांट गिवन टू रिसर्चर टू कैरी आउट द रिसर्च ऑफ हिज और हर चॉइस, तो अगर ये ग्रांट गवर्नमेंट ने दी है, चलो छोड़ दो, ग्रांट मिली है, ग्रांट मिली है, इस बदले में कुछ भी सप्लाई नहीं होने वाला है, इसके बदले में कुछ भी सप्लाई नहीं होने वाला है, तो दिस इज नॉट आ सप्लाई। देखो सप्लाई सप्लाई तब बनेगी जब मैं आपको कुछ दूं और आप मुझे कंसीडरेशन दो। रिसर्चर को रिसर्च कैरी करने के लिए, रिसर्चर को रिसर्च कैरी करने के लिए ग्रांट मिला है, तो रिसर्चर बदले में कुछ देने थोड़ा ना वाला है, वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करेगा, कुछ इनोवेशन होगा, कुछ नॉलेज लेकर आएगा, उसके लिए इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सप्लाई तभी बनती है जब आपसे कुछ लिया जाए और आपको कुछ दिया जाए, टू वे होना चाहिए, यहां पर टू वे नहीं होता है, तो इसलिए ये सप्लाई नहीं है। सेम इसी तरीके से जब फाइन एंड पेनल्टी होती है तो ये भी टू वे नहीं होती है, इसलिए यहां पर सप्लाई इसे कंसीडर नहीं किया जाता है। बोलिए डाउट किसी को? एनीवन हैविंग अ डाउट कैन आस्क।